डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, सदस्य सचिव और कार्यकारी प्रमुख, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली। डॉक्टर जोशी भारतीय संस्कृति, इतिहास और पत्रकारिता के एक प्रतिष्ठित विद्वान हैं। शिक्षा और संस्कृति संरक्षण के क्षेत्र में उनका योगदान असाधारण रहा है। IGNCA के नेतृत्व में उन्होंने सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संसद भवन की कला दीर्घाओं के क्यूरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नमस्कार, संसद टीवी कॉन्क्लेव @3 के इस शुभ अवसर पर मैं अमृता चौरसिया इस खास सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। साल 2021 में राष्ट्रमंत्र लोकतंत्र के विजन के साथ संसद टीवी की नींव रखी गई। पिछले 3 वर्षों में इस आदर्श वाक्य के साथ हमने सफलतम मुकाम हासिल किया है, जिसका आज हम जश्न मना रहे हैं। और हम जब भी राष्ट्रमंत्र लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसके मूल में अपने सांस्कृतिक मूल्यों को पाते हैं। ऐसे में ये जानना और समझना बेहद ज़रूरी है कि हमारी जो संस्कृति है वो हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे लोकतंत्र को कैसे सजाती है, संवारती है, उसे एक सूत्र में पिरोती है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस सत्र का संचालन करने का मौका मिला है। मेरे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, एक विशिष्ट व्यक्तित्व जो कि भारतीय संस्कृति, कला, परंपरा और विरासत के संरक्षक हैं, ध्वजवाहक हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, सदस्य सचिव और कार्यकारी प्रमुख, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मंच में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडिशनल सेक्रेटरी राज्यसभा सेक्रेटेरिएट वंदना कुमार जी। आप चर्चा की शुरुआत करेंगे। संस्कृति कैसे हमारे लोकतंत्र को बांधती है, उसे जोड़ती है। हाउ कल्चर बाइंड्स आवर डेमोक्रेसी, बहुत ही सुंदर विषय है। डॉक्टर जोशी, भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और जिसकी आत्मा उसकी संस्कृति में बसती है। ऐसे में हम ये समझना चाहेंगे कि भारत जैसे विभिन्न संस्कृति वाले देश में संस्कृति और लोकतंत्र के इस गूढ़ और प्रगाढ़ संबंध को आप कैसे परिभाषित करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं संसद टीवी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस सुंदर आयोजन के लिए। आदरणीय वंदना जी, अमृता जी और सभी साथी, आपने जो बात कही है संस्कृति के बारे में, तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमारी बहुत सारी संस्कृतियां नहीं हैं। भारत की एक विशाल संस्कृति है। भारत एक विशाल सांस्कृतिक देश है। विभिन्नता हो सकती है, लेकिन संस्कृति का जो मूल ताना बाना है, जो मूल स्वर है, वो एक ही है। इसलिए जब हम भारत की बात कहते हैं तो भारत की जो मुख्य पहचान है, इसके बारे में भी हमें समझना चाहिए। हम बार बार कहते हैं, और मैं इस बात को अक्सर अलग अलग मंचों पर कहता हूँ, और यहाँ भी कहने में मैं कोई गुरेज नहीं करूँगा, कि जब आप विदेश में जाते हैं, भारत से बाहर किसी धरती पर कदम रखते हैं और उन्हें मालूम पड़ता है कि आप भारत से आए हैं, तो सबसे पहले वो आपको क्या कहते हैं? वो आपसे ये नहीं कहते कि आप एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति हैं। वो आपसे ये नहीं कहते कि आप एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक शक्ति हैं। वो आपसे ये नहीं कहते कि आप एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति हैं। उनका पहला वाक्य होता है, इंडिया यू हैव अ ग्रेट कल्चर। यानी मेरी जो पहचान है एक भारतीय के तौर पर, वो मेरी एक संस्कृति की पहचान है। इसलिए जो सांस्कृतिक ताना बाना है भारत का, वो भारत की रग रग में दौड़ता है। यानी जैसे सांस लेना हमारे लिए, सबके लिए जरूरी है, वैसे ही संस्कृति हम सबकी रग रग में है, और संस्कृति है हम सबकी धमनियों में बहती है। तो इसे समझ लेना जरूरी है। अगर हम संस्कृति के इस दर्शन को समझ लेते हैं तो पूरे के पूरे सांस्कृतिक परिदृश्य को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जी बिल्कुल। आपने कहा कि भारत की संस्कृति दरअसल वृहद रूप में एक ही है, एकात्मक है और विशाल है। तो भारत की ये जो एकात्मकता है वो संस्कृति में कैसे विभिन्न रूपों में परिलक्षित होती है? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ तो कहा ही गया है, एको हम बहुश्याम। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि मैं एक ही हूँ जो अलग अलग रूपों में प्रकट होता हूँ। अथर्ववेद में एक बहुत सुंदर सा श्लोक है, नाना विवाचसम बहुधा। जब
इस धरती पर अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग रहन सहन के लोग, अलग अलग आदतों के लोग, अलग अलग परंपराओं के लोग सब एक साथ रहते हैं, लेकिन उन सब का जो है एकाकार वैसे ही होता है जैसे जब अलग अलग गायें दूध देती हैं तो वो सब मिला दिया जाता है तो उसका रंग सफेद हो जाता है। ये श्लोक का मूल पिंड है जो आज से 2500-3000 साल पहले हमारे यहाँ वेदों में कह दिया गया है। तो इसलिए ये जो एक है, इसलिए हम ये जो बात कहते हैं बार बार कि अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, ये एक तरह से बहुत गलत शब्द है, गलत वाक्य प्रचार है। हमें कहना चाहिए कि हम एक ही है जो अलग अलग रूपों में अलग अलग स्थान पर प्रकट होते हैं। शायद वो हमारी एकता की ज़्यादा बेहतर अभिव्यक्ति होगी। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपने दी है। चूँकि डॉक्टर वंदना कुमार भी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, मैं चाहूँगी संस्कृति पर उनके भी विचार हम साझा करें। मैम, जो भारतीय संस्कृति हम जानते हैं कि उसका कोई मोल नहीं है और ऐसी संस्कृति और ऐसा उदाहरण दुनिया के किसी कोने में दिखाई नहीं देता है। आप भारतीय संस्कृति को लेकर अपनी भावनाओं को कैसे प्रकट करेंगी? पहली बात तो समझती हूँ, बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं भारतीय हूँ। बहुत ही अनूठा देश है, अद्वितीय बिल्कुल हमारी संस्कृति, परंपरा, हमारी एंशंट विजडम है और जितना हम उसको ज़्यादा समझेंगे, जितना ज़्यादा हमें उसे आत्मसात करेंगे, उतना ही हम सार्थक जीवन जी सकते हैं। मेरा तो ये मानना है। और जैसे कि जोशी जी ने कहा कि जब हिंदुस्तान की बात आती है, भारत की बात आती है, तो लोग हमें न केवल हमारी संस्कृति से जाने जाते हैं, वो कहते हैं यू आर वेरी वार्म एंड काइंड पीपल। ये भी एक हमारी एक पहचान है। तो बस इसी को हमारी जो ये वृहद जो हमारी सोच है, जो हमारी ये सोच है वसुधैव कुटुंबकम की, यही हमारी पहचान है और ये हमारे हर काम में झांकी जानी चाहिए। जी डॉक्टर जोशी, चूँकि हमारा विषय है कि जो संस्कृति है वो लोकतंत्र को कैसे जोड़ती है और कैसे बांधती है, हमने देखा है कि भारत में समय समय पर कई सांस्कृतिक आंदोलन हुए हैं और इन आंदोलनों ने कई सामाजिक बदलावों को प्रेरित भी किया है। तो ऐसे में आपसे समझना चाहेंगे कि इन जो कल्चरल मूवमेंट्स रहे हैं हमारे देश में, लोकतंत्र को कैसे एक नई दिशा दी है और ख़ासकर दिशा के साथ साथ मजबूती और स्थिरता प्रदान की है। देखिए, लोकतंत्र का मूल ताना बाना क्या है? लोकतंत्र का मूल ताना बाना है सबकी सहमति से, सबकी सलाह से कोई तंत्र संचालित हो, कोई शासन तंत्र संचालित हो। और अगर हम हमारे वेदों का पहला वाक्य ही देखें तो वेद कहते हैं संगच्छद्धम संवदद्धम संगो मनासी जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजानाना उपासति। ये वेद में कहा है। वेदों की तो आप कालगणना करिए तो वेद तो 8000 साल 7000 साल पुराने हैं, यानी 7000-8000 साल पहले हम ये बात कहते थे संगच्छद्धम संवदद्धम संवो मनासी जानता। आइए हम साथ बैठे, साथ विचार करें, साथ में बात करें, साथ में निर्णय करें। इससे बड़ा लोकतंत्र कहीं और मिल सकता है आपको? ये लोकतंत्र का विश्व का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यूनाइटेड नेशंस में जाकर 2021 में कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, तो वो इसलिए कहते हैं कि हमने ये उद्घोष कि हम सब साथ बैठकर विचार करेंगे, साथ बैठकर बात करेंगे। हमने 7-8 हज़ार साल पहले इस बात को कह दिया था। और इतना ही नहीं है, ये भारत की जो लोकतांत्रिक परंपरा है, ये चाहे आप हमारे रामायण में देख लें, जो हमारे इतिहास है, रामायण है, महाभारत है, ऐसे अनेक इतिहासों में अलग अलग जगह पर आपको लोकतांत्रिक परंपरा के दर्शन होते हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि एक राजा था और वो राजा अपने बच्चों को सिंहासन सौंप देता है इसलिए राजपाट हो जाता है। रामायण में उदाहरण है, दशरथ कहते हैं अपने सारे ऋषियों से और राज्य की व्यवस्था से और राज्य के प्रमुख व्यक्तियों से कि देखिए, मैंने सोचा है कि मैं राम को अपना राज्य सौंपूंगा, लेकिन आप सब लोग विचार करिए, आप सब लोग निर्णय लीजिए, आप सबकी सहमति होगी तो ये बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो आप जिसे चाहेंगे वो राजा बनेगा। ये उदाहरण रामायण में है। इस उदाहरण को अगर हम देखें तो इससे बड़ी लोकतांत्रिक परंपरा हमारे देश में नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जो सांस्कृतिक चिंतन की बात कहते हैं, अलग अलग हमारी परंपराओं में इसके दर्शन हमको होते हैं। जी सर, तो कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है वो सिर्फ हमारी एक शासन पद्धति नहीं है, बल्कि ये हमारे स्वभाव में है। तो ऐसे में लोकतंत्र हमारी भारतीय संस्कृति में किस तरीके से परिलक्षित होता है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि लोकतंत्र और संस्कृति को आप अलग अलग करके मत देखिए। दरअसल
लोकतंत्र और संस्कृति दोनों भारत के पूरे के पूरे अवधारणा का ही एक मूल बिंदु है, हिस्सा है। इसलिए जो दोनों चीजें हैं वो अलग नहीं है। इसलिए हमने जो भाव किया, हमारे यहाँ जो सामान्य जीवन में भी जो विचार की पद्धति थी, जैसे गांव की पंचायत हमारे यहाँ बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है। तो गांव की पंचायत बैठना और पंचायत में बैठकर कोई सामूहिक निर्णय होना, या हमारे अलग अलग जनजातियां, देश की दूरस्थ जनजातियां हैं, जंगलों में रहने वाले, पर्वतों में रहने वाली, ऐसी जनजातियों में भी जहां जो निर्णय प्रक्रिया है, जहां जो चिंतन की प्रक्रिया है, आपस में बातचीत करने की प्रक्रिया है, वो भी एक सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया है। तो इसलिए वो भी एक संस्कृति का हिस्सा है। ये मेरा कहने का आशय है। बिल्कुल, डॉक्टर जोशी का कहना है कि संस्कृति और लोकतंत्र को एक दूसरे से अलग करके देखा नहीं जा सकता, एक ही सिक्के के ये दो पहलू ज़रूर कहे जा सकते हैं। सर, यहाँ पर हम एक जानकारी, मुझे लगता है यहाँ पे बैठे सभी लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि संसद के नए भवन में जो सांस्कृतिक दीर्घाएँ हैं, उसमें जिस तरीके से भारतीय संस्कृति, कला, परंपरा और विरासत को दर्शाया गया है, उसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उसे डिज़ाइन करने में, उसे बनाने में। इसके लिए मैं चाहूँगी आपका स्वागत किया जाए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई थी और आपके नेतृत्व में उसे सजाया और संवारा गया। सर, मैं उसके पीछे की जो अवधारणा रही, जो सोच रही, और लोकतंत्र के इस मंदिर में संस्कृति का इतना सुंदर चित्रण, विरासत का इतना सुंदर प्रदर्शन। जी, मैं इसे बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि भारत सरकार ने ये काम संस्कृति मंत्रालय को सौंपा और संस्कृति मंत्रालय ने ये काम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को सौंपा। ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि आपके जीवन काल में संसद भवन का बनना ऐसा रोज़ रोज़ नहीं हो सकता। कई कई जन्म लेने पड़ेंगे जब जाकर आप इस तरह के किसी काम को अपने सामने साक्षात होकर देख सकते हैं। तो जब ये काम सौंपा गया था, और आपको बताते में कोई संकोच नहीं है कि इस पूरे काम की निगरानी माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं की थी, और स्वयं गहरी रुचि लेकर हमारे सारे प्रेजेंटेशन, सारे प्रस्तुतिकरण उन्होंने देखे थे। और उन्होंने एक ही बात हम सबको निर्देशित की थी कि आप देखिए कि उसमें भारत कैसे दृष्टिगोचर होता है, भारत कैसे हमारी अलग अलग चीज़ों में झलकता है। और भारत झलकता है यानी उनका फिर आग्रह ये था कि भारत झलकता है यानी कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज़, यानी बहुत उच्च वर्ग की चीज़ नहीं। भारत के जो गांव-गांव में, जन जन में जो बसी कलाकृतियां हैं, जन जन में बसी जो संस्कृति है, उसका प्रतिनिधित्व आप करें। इसलिए हमने कोशिश की कि संसद भवन में जो सारी कलाकृतियां हैं वो बहुत बड़े नामी गिरामी कलाकारों की नहीं है, वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए, हमारे रोज़ के हमारे संपर्क में आने वाले ऐसे कलाकारों की कलाकृतियां हैं। एक छोटी सी बात कहूँगा, जो संसद का जो सेंट्रल कक्ष है, जहाँ पर हमने एक दीवार पर समुद्र मंथन लगाया है, और आपको बता दें कि वो शायद विश्व का सबसे बड़ा मेटेलिक म्यूरल है, क्योंकि वो 75 फीट लंबा म्यूरल है, जो ब्रास का म्यूरल है समुद्र मंथन का। भारत में इतना बड़ा म्यूरल ऐसा ब्रास का नहीं है। तो उसके सामने की दीवार पर हमको भारत के जो लोक जीवन की झांकी प्रस्तुत करनी थी। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसी बड़े कलाकार को बुलाकर ये चीज़ मत बनवाइए, जो हमारे घर की माताएं बहनें हैं, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कलाकृतियां करती हैं, क्या हम उसमें से कुछ चीज़ें ले सकते हैं। और तब हमारे मन में विचार आया एक दीवार का, जिसका नाम हमने रखा है जन जननी जन्मभूमि, यानी वो जन से भी जुड़ती है और जननी यानी हमारी माताओं से भी जुड़ती है। और जब हम माता कहते हैं तो माता का संबंध निश्चित तौर पर जन्मभूमि से होता है। और इसलिए भारत की 75 बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई महिला कलाकारों ने, मातृशक्ति ने उस पूरी की पूरी कलाकृति को बनाया है। वो भी 75 फुट लंबी एक वॉल है, जो कि पूरी की पूरी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनी है। वो मटेरियल भी शायद पहली बार ही इस तरह के इतने बड़े प्रयोग में आया है। तो हमारी सब माताओं के लिए आप तालियां ज़रूर बजाइए जिन्होंने वो कलाकृति बनाई, और इसलिए उसे नाम दिया गया है जननी जन्मभूमि। बहुत सुंदर नाम भी है। डॉक्टर जोशी, जो भारत मंडपम में नटराज अष्ट धातु की जो मूर्ति है वो भी विश्व विख्यात है, और प्रधानमंत्री ने उसके बाद उसे अपने उस पर भी लगाया था। उसके बारे में भी जानना चाहूँगी, उसे बनाने और स्थापित करने के पीछे की जो सोच रही और किस तरीके से वो आकार ले पाया। जब भारत मंडपम बन रहा था या बन के तैयार हो रहा था और वहाँ पर ये तय हो गया कि वहाँ पर G20 का समिट होगा, तो ये भी विचार माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के लिए भेजा कि वहाँ कौन सा ऐसा प्रतीक हो जो भारत की वैश्विक छवि को दिखाता हो, यानी उसकी एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी हो, पर वो किसी एक विशेष धर्म, विशेष विचार को न प्रदर्शित करके
पूरे एक वैश्विक विचार को प्रदर्शित करता हो। तो हम लोगों ने भी बहुत सारा अपना शोध किया, काफ़ी हमारी पूरी टीम, पूरे सहयोगी हम सब लगे, 3-4 प्रस्तुतिकरण हुए। फिर अंततः हमें समझ में आया कि जब हम नटराज की आकृति को देखते हैं और नटराज में जब हम देखते हैं कि वो एक तरह की कॉस्मिक एनर्जी का प्रतीक है, यानी वो पूरी की पूरी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जो संतुलन है, जो हमारे सबके जीवन में भी होता है और इस पूरी की पूरी पृथ्वी पर भी होता है। इसीलिए हमने देखा कि सर्न लैब में नटराज की प्रतिमा लगाई गई थी। तो हमें लगा कि शायद नटराज ही वो प्रतीक होगा जो हमें वहाँ दिखाना चाहिए। जब हमने प्रस्तुतिकरण दिया तो वो एक झटके में उसको स्वीकृति मिल गई, लेकिन उसके साथ चुनौती ये थी कि उसे भारतीय पद्धति से बनाया जाए। हम सब जानते हैं कि ब्रॉन्ज की हमारी जो पद्धति है मेटल की, वो हमारी पुरानी प्राचीन पद्धति है। अगर आप दक्षिण में जाएं तो चोला ब्रॉन्जेस बहुत प्रसिद्ध है। तो हमने खोज की कि ऐसे कौन से परिवार हैं जो पीढ़ियों से चोला ब्रॉन्जेस का काम कर रहे हैं। तो ध्यान में आया कि एक परिवार है जो पिछली 34 पीढ़ियों से ये काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है। और फिर हमने जब उनसे कहा कि हमें एक बड़ा नटराज बनाना है, तो उन्होंने कहा कि हमने अभी तक 10 से 12 फीट का नटराज बनाया है, इससे बड़ा नटराज हमने बनाया नहीं। और 10 से 12 फीट नटराज बनाने में भी हमको कम से कम 2-2.5 साल लगते हैं, क्योंकि ये जो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस है, इससे जब नटराज बनाते हैं तो उसे कावेरी नदी के सिल्ट में दबा के रखा जाता है। और वो तो मौसम पे डिपेंड करता है कि जब वहाँ गर्म होगी सिल्ट तभी उसको दबाया जाएगा। और जब मैंने उससे कहा कि भाई मुझे तो 27-28 फीट का नटराज बनाना है, वो भी 7 महीने में, तो हमारे शिल्पकार को पसीना आ गया। वो बोले मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो हमने कहा कि नहीं, हम कोशिश करेंगे और इसे 7 महीने में बनाएंगे। हम सब के लिए ये प्रसन्नता की बात है कि वो विश्व की सबसे बड़ी अष्टधातु की नटराज प्रतिमा है, जो रिकॉर्ड समय में मात्र 7 महीने में बनकर पूरी हुई है। अपने आप में ये एक रिकॉर्ड है। डॉक्टर वंदना कुमार, चूँकि आप मंच पे हैं, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मुझे लगता है आप इसको अच्छे से इसका उत्तर भी दे पाएंगी। आज के वक्त में जब हम विकास के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर हावी है, हम बहुत इनोवेटिव हो रहे हैं, बहुत मॉडर्नाइज हो रहे हैं, ग्लोबल विलेज में तब्दील हो रहे हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि संस्कृति कहीं पीछे छूट रही है? और अगर छूट रही है तो उसे कैसे हमें अपने साथ लेकर चलने की ज़रूरत है? और पिछले दिनों जो भी प्रयोग हमने देखे हैं, चाहे वो संसद भवन की बात हमने की, भारत मंडपम की बात की, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि विकास भी लेकिन साथ में विरासत भी। तो विकास के साथ साथ विरासत को लेकर चलने की हमारे केंद्रीय नेतृत्व की जो सोच है, उस पर भी मैं चाहूँगी आप कुछ कहें। मेरा विचार तो ये है कि डेवलपमेंट जो है होलसम चाहिए, हमें समग्र डेवलपमेंट चाहिए, जो कि सभी तरीके की प्रतिभा को आगे बढ़ाती है। सो सिर्फ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से नहीं चलेगा, मॉडर्नाइजेशन से नहीं चलेगा, जब तक हम अपने रूट्स को नहीं जानेंगे और उनको पहचान करके उसको अपने में समेट करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक जो प्रगति है वो पूरी नहीं होगी। और फिर जो हमें दिखाई देते हैं कई तरीके के विकार, फिर वो सामने आने लगते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को अपने साथ लेकर के चलें, जो चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो, चाहे वो फिर देश या विश्व के लेवल पर हो। जी डॉक्टर जोशी, IGNCA सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित है, हम ये बात जानते हैं। तो आपकी नज़र में इन धरोहरों का संरक्षण नागरिकों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों और कर्तव्यों से कैसे जोड़ता है, और कितना ज़रूरी है कि हम इसे संरक्षित करें, संवर्धित करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित करें कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो अपनी जड़ों से जुड़कर रह पाए। और जैसा कि मैडम ने कहा कि जड़ों से जुड़कर जब आगे बढ़ते हैं तो वो ऊंचाई शायद बहुत ऊंची होती है। देखिए, आज के दृश्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये खासकर इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, और आपने युवाओं का उल्लेख किया इसलिए मैं बात कह रहा हूँ कि युवाओं के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मूलतः हमारी संस्कृति या हमारे संस्कार, उनका आधार क्या है। अभी आपने बहुत सुंदर बात कही मैडम कि संस्कारों की हमारी थाती है, लेकिन आजकल देख रहे हैं हम कि हमारे घरों में ही इस तरह का विवाद होता है। बच्चे आपसे प्रश्न पूछते हैं कि इसका क्या लॉजिक है, ये करने की क्या ज़रूरत है, वो क्यों करना चाहिए, इसके पीछे विज्ञान क्या है। तो जितना भी शोध हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में या देश के अन्य संस्थानों में कर रहे हैं,
उसमें से एक बात हमें मालूम पड़ती है कि हमारे किसी भी शास्त्र में, भारत की किसी भी परंपरा में कोई भी बात बिना विज्ञान या बिना लॉजिक के नहीं कही गई है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और ये बात आज नहीं कही गई, हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने इन सारी बातों को सिद्ध कर दिया, प्रमाण कर दिया। दुख इस बात का है कि बीच का जो समय गया, जो हमारे देश में औपनिवेशिकता का समय गया, उस समय में हमारे अंदर ये बात डाल दी गई कि आपके यहाँ कोई भी चीज़ लॉजिक से नहीं है, कोई भी चीज़ तर्क से नहीं है, ये सब अंधविश्वास है, ये सारा सुपरस्टिशन है। उस सारी चीज़ को निकालना, क्योंकि अब हम नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। हम सब देख रहे हैं कि हम 2047 तक एक ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं जो भारत पूरे विश्व को मार्गदर्शन देगा। तो वो मार्गदर्शन कब देगा? जब भारत का अपना विचार, भारत का अपना नैरेटिव कहीं ना कहीं पुष्ट होगा, कहीं ना कहीं सॉलिड होगा। वो नैरेटिव पुष्ट कैसे होगा? नैरेटिव तब पुष्ट होगा जब हमारे पास उसका एक ठोस आधार होगा। तो वो ठोस आधार तैयार करने का काम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र या इस जैसे तमाम संस्थान कर रहे हैं, जो हमारी शास्त्र परंपरा पर, हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स पर, हमारी लोक परंपराओं पर, इन पर हम अध्ययन करते हैं। और इसका एक विस्तृत जो रिपोर्ट है, इसका जो विस्तृत खाका है, वो खींचते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी युवा पीढ़ी इस बात को गंभीरता से समझे। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृति का समावेश हुआ है। मैं चाहता हूं कि इस विषय को और गंभीरता से लिया जाए। मातृभाषा में पढ़ाई और मातृभाषा में पढ़ाई की बात हुई है। इस विषय को गंभीरता से लेंगे तो आप पूरे विश्व के साथ वैचारिक स्तर पर बहुत अच्छे तरीके से टक्कर ले सकते हैं और भारत का पक्ष वहां पर मजबूती से रख सकते हैं। जी डॉक्टर जोशी, संसद टीवी की अगर मैं बात करूं, आज कॉन्क्लेव है और इसी उपलक्ष्य में हम आपसे वार्ता कर रहे हैं। संसद टीवी एक ऐसा मंच रहा है जिसने हमेशा से ही लोकतांत्रिक जो परंपराएं रही हैं, मूल्य रहे हैं, सांस्कृतिक मूल्य रहे हैं, उनको प्रमुखता से अपने मंच पर उठाया है, उसे प्रचारित किया है। आज के वक्त में आप संस्कृति और लोकतंत्र की मजबूती के लिए मीडिया की भूमिका को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और मीडिया कितनी सशक्त भूमिका निभा सकता है इसके लिए? हम सब जानते हैं कि मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है और मीडिया को चौथा स्तंभ कहने का कोई सर्टिफिकेट किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये जो मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है, ये समाज ने मीडिया को दर्जा दिया है। उसका कारण ये है कि मीडिया से अपेक्षा की जाती है कि वो तीनों पालिकाओं, यानी विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, तीनों पर समान अंतर से नज़र रखे और समान अंतर से उनके ऊपर अपना व्यवहार करे। हम देखते हैं कि कालांतर में ऐसा हो जाता है कि कहीं ना कहीं मीडिया का अलग अलग लोगों के साथ नेक्सस हो जाता है। तो लोकतंत्र को अगर शाश्वत रखना है, जीवित रखना है और हमारी संस्कृति को अगर लगातार बनाए रखना है, तो ये जो मीडिया की जो एक निरपेक्ष भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि निरपेक्ष जब तक मीडिया नहीं रहेगा तब तक इन सब चीज़ों पे समान नज़र रख के समान अंतर से इनको नहीं देख सकता। इसलिए मुझे संसद टीवी को विशेष रूप से बधाई देने की इच्छा होती है कि संसद टीवी जिस तरह से निरपेक्ष रहकर अपना काम करता है, वो दूसरे चैनल्स के लिए भी एक उदाहरण बनता है कि कैसे अपनी चीज़ों को सही ढंग से अंजाम दिया जा सकता है। और ये देश के लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए और संस्कृति को और अधिक मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी इन भावनाओं पर हम और दुगनी गति से खरे उतरेंगे। इस चीज़ के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया और संसद टीवी को भी बधाई। सर, चूँकि मुझे ये आदेश मिल चुका है कि वक्त बहुत कम है और आपकी भी मंत्री जी के साथ मीटिंग है, आपको यहाँ से प्रस्थान करना है, लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहूँगी यहाँ पर जो लोग भी उपस्थित हैं वो अगर डॉक्टर जोशी, जो कि संस्कृति के प्रकांड विद्वान हैं और मैंने इन्हें संरक्षक और पुरोधा भी कहा है, उनसे अगर कोई प्रश्न करना चाहें तो कृपया कर सकते हैं। मैं प्रकांड विद्वान नहीं हूँ, एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ। मेरी अल्प बुद्धि से जो बात मैं सोच सकता था वो कहने का प्रयास किया है। आप में से किसी का प्रश्न अगर है यहाँ पे? डॉक्टर जोशी, अंत में मैं चाहूंगी कि अगर आप एक, चूंकि यहाँ पे बहुत सारे युवा भी बैठे हुए हैं, हाँ, हमारे सीईओ का प्रश्न। हम सोचा कि पहले ऑडियंस को दे दे, लेकिन हमको ये मौका मिल गया। नहीं, संसद टीवी के बिकॉज हम लोग आपसे थोड़ा सा मार्गदर्शन इसमें चाहेंगे। जैसे जो मॉडरेटर ने कहा था कि जो आप कह रहे हैं ना, मीडिया हम लोग को निरपेक्ष होना चाहिए और अपना एक प्रस्तुतिकरण है, उसके लिए हम लोग जो है हम लोग एक प्रयास रहता है। पर एक जो हम ये फिर उठा रहे हैं, फर्स्ट सेशन में भी इसमें बहुत बात हुई है, सोशल मीडिया जो आजकल चला हुआ है, डिजिटल एज है,
इसमें हम लोग की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है और उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? एक कहावत है सर, यू गेट द गवर्नमेंट विच यू डिजर्व। वो मीडिया के लिए भी है, यू गेट द मीडिया विच यू डिजर्व। ये संकट आज सोशल मीडिया के ऊपर है। कुछ समय पहले जब टेलीविज़न हमारी सबकी ज़िंदगी में आया था तो ये संकट टेलीविज़न के सामने भी था। उस समय ये भी क्राइसिस थी कि अगर टेलीविज़न आ गया है तो सारे अखबार बंद हो जाएंगे क्या। उसके पहले ये संकट रेडियो पर भी था कि अब रेडियो बंद हो जाएगा क्या। आपने देखा सर, कोई चीज़ बंद नहीं हुई, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन स्पेस। हर एक चीज़ की अपनी जगह है। पर जब बरसात आती है तो क्या होता है सर, बरसात आती है तो सबसे पहले गंदा पानी, गंदगी, ये सब पानी में बहती है, तो वो शुरू का जलजला रहता है। तो इसलिए हम लोग जब बरसात का पानी आता है तो शुरू का पानी कोई स्टोर नहीं करता, उस गंदगी को, उस जलजले को बह जाने देते हैं। सोशल मीडिया का ऐसा ही है, ये अभी नया शुरू हुआ है, इसलिए यहाँ पे गंदगी है, जलजला है, जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। कुछ समय बाद ये पानी स्थिर हो जाएगा। जब पानी स्थिर हो जाएगा, आज आपने देखा टेलीविज़न है, अखबार है, रेडियो है, इन सब ने अपनी अपनी जगह समाज में ढूंढ ली है। इन सब के अपने अपने सब्सक्राइबर्स हैं, इन सब के अपने अपने फॉलोअर्स हैं। किसी मीडिया में कहीं कोई कमी नहीं आई, सबका अपना स्कोप बढ़ा है और सब मीडिया, सारे माध्यम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कुछ समय बाद आपको सोशल मीडिया से सोशल शब्द को हटा लेना पड़ेगा। कौन सा शब्द आप रखेंगे इसके बारे में ये विद्वत समाज निर्णय कर ले, पर जो कुछ भी रहेगा वो सोशल मीडिया नहीं रहेगा। बिल्कुल सर, ठीक उसी तरह जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से प्रिंट मीडिया का जो स्थान है वो कहीं से भी कमतर नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जोशी यहाँ पे आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमसे साथ संस्कृति और लोकतंत्र के संबंध को, जो कि एक ही है दरअसल, उस पर अपने विचार साझा करने के लिए। डॉक्टर वंदना कुमार, एडिशनल सेक्रेटरी राज्यसभा, आपका भी बहुत स्वागत मंच पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो इस सेशन में फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही।